कुदरत का आंचल प्यारा है, इसे संभालना फर्ज हमारा है। और इसलिए धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। क्योंकि माँ की ममता और पेड़ का दान दोनों करते हैं सबका कल्याण। इसलिए आओ हम सब मिलकर वातावरण को बचाएं, रोके वह संकट जो हमारी विरासत को निगल जाए। जी हाँ, इसी उम्मीद और कामनाओं के साथ मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। मतलब कि इस चकाचौंध वाली ज़िंदगी में हम सब इतने मस्त हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि सिर्फ हमें अपने भौतिक सुख सुविधाओं का श्रृंगार नजर आता है, सिर्फ हमें अपने शारीरिक सुख का जो सुविधाएं हैं उनका श्रृंगार नजर आता है। लेकिन हम ये भूल रहे हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम उस श्रृंगार को भूल रहे हैं जो हमारी प्रकृति का है और वही हमारा असली श्रृंगार है। इसलिए वो दिन दूर नहीं जब आप इन श्रृंगारों को भूल जाएंगे तो यही भूल प्रलय का सबसे बड़ा कारण भी बन सकता है। चलिए, कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सुविचार का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के पहले हमारे मन को शांत होना बहुत ही जरूरी है। मन अगर शांत होता है तो किसी भी काम करने में मन लगता है, लगन होती है और उसमें हमें सफलता भी मिलती है। हमारे महात्माओं ने भी कई सारे ऐसे विचार दिए हैं जिन विचारों पर चलकर उन्हें अगर हम आत्मसात करते हैं तो संघर्ष से सफलता तक जो रास्ते हैं हमें मिल जाते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज के सुविचार पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है हमारे देश के युवाओं के लिए और सफलता के लिए, संघर्ष के लिए। आइए एक नज़र डालते हैं आज के सुविचार पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। आज हमारे बीच खास मेहमान कौन से मौजूद हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं वो HOD पॉलिटिकल साइंस है, इसी के साथ गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुप्रिया सिंह है। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे मैम हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात। पर्यावरण को लेकर आज हमने मुख्यतः जो चर्चा है वो उस विषय को रखा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट में वो पर्यावरण भी इंक्लूडेड है और कई सारे पर्यावरण को लेकर आपने शोध भी किया है, उस पर लगातार विचार भी करती हैं। देश, इंटरनेशनल और नेशनल में आप सेमिनार में अटेंड भी किया है। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे जो परिवेश बदला है पर्यावरण के प्रति, उसको लेकर हम समझना चाहेंगे कि अभी के माहौल में पर्यावरण को किस तरह से देखती है, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, किस तरह परिभाषित करेंगी आप? मैं सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूँगी, पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है परिवेश। वस्तुतः पर्यावरण समस्त मानव जाति, जीव जंतु, वनस्पतियाँ तथा उनसे संबंधित सारे सजीव और उनके भौतिक परिसर से है। सरल शब्दों में पर्यावरण जल, भूमि, वायु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य और उनके विविध गतिविधियों के परिणाम आदि से संबंधित है। हम मनुष्य जिस वातावरण में रहते हैं उसके आसपास का सारा सजीव तत्व पर्यावरण के अंदर आता है। जी, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण एक बहुत ही विशेष मुद्दा है और बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण आज के समय में क्यों जरूरी हो गया, क्यों सबके लिए जरूरी है और क्या लगता है ये कितनी बड़ी चुनौती है हम सभी के लिए कि कैसे उसे हम संरक्षित कर सकते हैं? देखिए राकेश जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, पर्यावरण संरक्षण आज के दिन में न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि हमारी आवश्यकता बन गई है। आज मनुष्य विकास के नाम पर उस होड़ में फंसा हुआ है कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करे, ज़्यादा से ज़्यादा वह विलासिता की चीज़ें अपने पास उपलब्ध कराए। लेकिन कोई भी इस बात से अवगत नहीं है, कोई भी इस बात का किसी को भान नहीं है कि हम जिस गति से बढ़ रहे हैं वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रही है। और हमें इस बात को समझना होगा कि धन दौलत, रुपया पैसा, मकान, गाड़ियाँ हमें हमारे जीवन को आराम तो दे सकती हैं लेकिन हमारे जीवन के स्तर को बेहतर नहीं बना सकती। हमें एक अच्छा, सफल, संयमित, स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल
और शुद्ध अनाज ही चाहिए, तो हम इस बात से भूल रहे हैं कि हमें हमारी बेसिक आवश्यकता क्या है और क्या होनी चाहिए। हम बेसिक आवश्यकता को भूलकर उन बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो बाहरी सजावट की है। तो हमें इस बात को समझना नितांत आवश्यक हो गया है। हम सोच रहे हैं हमारी भावी पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी, उनके लिए तिजोरियों में करोड़ों रुपयों का अर्जन करे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर वाकई में हम उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उनके जीवन को अच्छी बनाने वाली बेसिक ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आज बात हो रही है पर्यावरण संरक्षण की। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आप देखते होंगे हमारी गाड़ी मोटर जिनसे भी एग्जॉस्ट फ्यूम्स निकलते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारे उपाय निकाले हैं कि हमें गाड़ियों में अनलेडेड पेट्रोल भरवाना है, लेकिन हम लाख कोशिश कर लें, हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। तो आखिर हमारा उपाय कहाँ पे आता है? तो हमें उनके प्रयोग पर नियंत्रण लाना होगा। जब तक ये नियंत्रण नहीं होगा तब तक हम प्रदूषण को नहीं रोक पाएंगे। प्रदूषण के सबसे बड़ा नुकसान हमारे वातावरण को ये हो रहा है, हमारा तापमान, ना केवल हमारे देश का बल्कि पूरी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसे ऐसे समझना होगा, ये जितने भी प्रदूषण होते हैं वो हवा में घुलकर ऊपर चले जाते हैं और एक कंबल की तरह एक परत बन जाता है। जब सूर्य की किरणें धरती को गर्म करती है तो वापस वो विकिरण की वजह से वो वापस जाती है, लेकिन ये प्रदूषण उन किरणों की गर्माई को, उनके वार्मथ को ट्रैप कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, और यही वजह है कि धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि एक सोचनीय विषय है। हमें इस बात को बहुत ही गहराई से, बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। दूसरी बात, हमारे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, इसके पीछे भी प्रदूषण का हाथ है। जब गर्मी बढ़ती है तो बर्फ़ ज़्यादा पिघलता है, और बर्फ़ ज़्यादा पिघलता है तो वह समुद्र के स्तर को बढ़ा देता है। इसके सबसे बड़ा नुकसान ये है कि समुद्र के आसपास का जो भी देश है, जो भी कंट्रीज़ आते हैं, वह जलमग्न होने का खतरा उनके ऊपर आ जाता है। तो हमें इन सब बातों को, भविष्य की बातों को ध्यान में रखते हुए आज को संवारना होगा। अगर हम अंधाधुंध विकास में लग जाएंगे बिना ये सोचे समझे कि ये हमारे ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, ये हमारे ही भावी पीढ़ियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है, तो तभी हम इस धरती को बचा पाएंगे और इस धरती को रहने लायक रख पाएंगे। गर्मी को लेकर हमने बात की, जिस तरह से गर्मी अधिकांश बढ़ती है, धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। अभी तो कुछ दिनों से तापमान में गिरावट आई है, हवा चल रही है, लेकिन इसके पहले का अगर हम जिक्र करें तो अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ना होती थी। ये एक उदाहरण है जो मानव जाति को समझने की आवश्यकता है। इस पर क्या राय रखेंगे आप? मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि प्रदूषण ही इसका एकमात्र कारण है। पहले आप देखिए 30-40 साल पहले जब हमारे देश का तापमान, हमारे आसपास के वातावरण का तापमान ऐसा नहीं था। अगर लाइन चली भी जाती थी, बिजली नहीं भी रहती थी, तो लोग आराम से बिना पंखे के भी रह पाते थे। लेकिन आज एयर कंडीशनर एक विलासिता की चीज़ नहीं रह गई है, यह अब एक ज़रूरत की चीज़ बन गई है, यह आवश्यक होती जा रही है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? ये हमें सोचना होगा कि तापमान इतना बढ़ रहा है कि लोगों के लिए इस गर्मी को बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है, और यही रीज़न है कि हमें समय रहते ही सचेत हो जाना होगा। अन्यथा आप यही समझ लीजिए कि ये तापमान अगर इसी रेट से, इसी दर से बढ़ता रहा तो अगले 20-30 सालों के बाद फिर क्या होगा? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क कि आगे होगा क्या। बिल्कुल, और इसी के प्रति तो सरकार भी लगातार प्रयासरत है। कई सारे कानून नियम भी बनाए हैं, और उसी अधिनियम की बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया है। जरूर चाहेंगे मैम इसके बारे में बताएं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें किस तरह का जिक्र किया गया है पर्यावरण को संरक्षण के प्रति? जी ज़रूर। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 ईस्वी में अधिनियमित किया। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों में सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। यह केंद्र सरकार को भारत के किसी भी हिस्से में प्राधिकरण बनाने के लिए प्राधिकृत करता है।
इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। सबसे पहले यह केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिलकर पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित सभी उपाय करने की शक्ति देता है। दूसरा, पर्यावरण को प्रदूषण को रोकने, उसे नियंत्रित करने, उसमें सुधार लाने, उसकी सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रव्यापी योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की भी शक्ति केंद्र सरकार के पास है। तीसरा, पर्यावरण प्रदूषक उत्सर्जन के लिए केंद्र सरकार को यह राइट है कि वह पैरामीटर अर्थात मानक निर्धारित करे, और विभिन्न स्रोतों से अगर कोई भी उद्योग धंधे या व्यक्ति या संगठन यदि निर्धारित मानक से अधिक पर्यावरक प्रदूषक का उत्सर्जन कर रहा है तो यह उसे नियंत्रित कर सकता है और सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। यही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन या उद्योग धंधे इन मानकों का उल्लंघन करता है तो यह अपराध माना जाएगा, और इसे और अधिक कारगर सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए सरकार ने इस अपराध के लिए दंड की भी घोषणा की है। अगर कोई भी निर्धारित मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन कर रहा है तो उसे 5 साल की सजा या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और यही नहीं, केंद्र सरकार इस अभियान के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत के किसी भी हिस्से में अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है और उसे संबंधित कार्यभार सौंप सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे भारत सरकार की ओर से बहुत ही अच्छी पहल है, ताकि वह पर्यावरण के गिरते हुए स्तर को, पर्यावरण में जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी क्षति हो रही है, जो भी प्रदूषण आ रही है, उसे रोक सके। जी, ये जो अधिनियम बनाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, लोग इसे किस तरह से समझ पाते हैं या फिर समझ पाते होंगे? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उनका जो समझने की जो प्रक्रिया है, अगर निम्न लेवल की अगर बात की जाए तो किस तरह से समझ पाते हैं, और जागरूकता क्या लगता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जागरूकता है उनमें, ऐसा आपको नजर आता है? देखिए, वहाँ पे फिर बात शिक्षा की आ जाती है। जो शिक्षित है उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद ब खुद इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हमें अच्छी जीवन जीना है, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है, तो हमें आज से ही अपने योगदान को शुरू कर देना होगा। लेकिन जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ पे आपका भी कर्तव्य है, ये ना केवल सरकार का ही दायित्व है कि उन्हें बताए, उन्हें समझाए। हम आदमी भी इस बात को, हर एक छोटी छोटी पहल को करना है। हर इंसान को अपनी तरफ से एक छोटा योगदान भी देना है, तो आप देखेंगे कि रंग रूप बदल जाएगा, स्वरूप चेंज हो जाएगा। जैसा मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मैंने एक बार देखा नल का कैप खुला हुआ है एंड पानी गिर रहा है, तो मुझे यह देखकर मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तुरंत वहाँ काम करने वाली, वहाँ जो हमारी हेल्पर्स होती हैं, उन्हें बुलाया। मैंने बोला, दीदी देखो ये पानी गिर रहा है, कल को हम और आपको ही परेशानी होगी। अगर जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा तो आप ये समझ लो कि 1 बाल्टी पानी लाने के लिए भी कितनी मशक्क़त करनी होगी। तो क्यों नहीं हम इस बर्बाद होते हुए पानी को आज ही रोक दे, आज ही उसे नियंत्रित कर ले, तो कल हमें ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। तो हमें छोटी छोटी पहल करनी है, और केवल टीवी या न्यूज़पेपर या पत्रिकाओं से ही नहीं, हमें आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है। हमारे यहाँ जो भी हमारी हेल्पर्स आती हैं, हमारी जो खाना बनाने वाली आती हैं, हमें उन सब को भी जागरूक करना है, उनमें चेतना जगाना है और उन्हें समझाना है कि ये हम लोग खुद के लिए कर रहे हैं, ना के लिए देश के लिए, ना ही किसी दूसरे के लिए। क्योंकि अगर हम आज नहीं करेंगे तो सिर्फ हमें ही इसे भुगतना होगा। जी बिल्कुल, छोटे छोटे काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो कहीं भी चौक चौराहे या फिर कहीं भी नल खुला हो या फिर प्रदूषण कम करने को लेकर हो। मतलब छोटे छोटे अगर पहल करते हैं तो आपका एक बड़ा योगदान पर्यावरण को संरक्षण करने में गिना जाएगा। एक बात और है जहन में कि सुप्रिया जी, जब भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम बात करते हैं, इस पर चर्चा होता है, तो चिपको आंदोलन जरूर याद आता है। हम सभी जानते हैं कि चिपको आंदोलन क्या था, कितनी बड़ी भूमिका थी। आपसे समझना चाहेंगे चिपको आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, और लोगों को, ये सभी लोगों को जानने के लिए कितना बड़ा ये जरूरी है? जी, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी इसके प्रमुख नेता थे। वहाँ के जो किसान भाइयों का कहना था कि वन
वृक्ष के साथ उनका अन्योन्याश्रय संबंध है। ये वृक्ष उनकी माँ के समान है। बचपन से ये वृक्ष ने ही उन्हें पाला है, बड़ा किया है, उनका भरण पोषण किया है। अतः इन वृक्षों से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वहाँ भी यही अभियान शुरू हुआ विकास के नाम पर। वन विभाग के ठेकेदारों ने वृक्षों की कटाई शुरू करने वाले थे। जब गांव वालों को यह बात का पता चला तो उन्होंने इसका विद्रोह किया, और इस आंदोलन में ये वहाँ की सारी महिला और पुरुष वे सभी पेड़ों से लिपटकर, पेड़ों से चिपककर, उनका कहना था कि हम हैं तभी ये पेड़ है तभी हमारा अस्तित्व है, इसलिए हमें इन पेड़ों से कोई अलग नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, अगर कोई मनुष्य पेड़ से चिपका हुआ हो, लिपटा हुआ हो, तो आप उसे नहीं काट सकते हैं क्योंकि यह क्राइम हो जाएगा। तो इस तरीके से उन लोगों ने बड़े ही सरलता से, बड़े ही अपनी भावना को जागृत करते हुए, इतने सुंदर तरीके से, बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी वायलेंट मेथड्स को अपनाते हुए उन्होंने अपने मकसद को पूरा किया, और उन वन विभाग के अधिकारियों को, उन ठेकेदारों को वापस जाना पड़ा बिना जंगल का सफाया किए हुए। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की ओर एक बहुत बड़ा कदम है, और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि ये किसान भाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा उनके पास कोई डिग्रियां भी नहीं थी, लेकिन अगर दिल में जज्बा हो, अगर मन में विश्वास हो कि हम इसे बचा सकते हैं, तो वो जरूर ही कामयाब होंगे। तो हमें उनसे एक सीख लेने की आवश्यकता है। सतत विकास की चर्चा हम करते हैं क्योंकि एक बहुत ही बड़ा चैन इससे जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक लक्ष्य भी, एक तरह से टारगेट भी सरकार ने इसे रखा है कि इसे पूरा करना है, और सब कुछ पर्यावरण को संरक्षण करते हुए। किस तरह इस पर जिक्र करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप? इस संदर्भ में मैं पोषणीय विकास पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। हमारे बहुत से दर्शक इस शब्द से, इस टर्म से अवगत होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी, पोषणीय विकास हमारी भावी पीढ़ियों के ज़रूरतों को अनदेखी न करते हुए हमारे वर्तमान के पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके बीच संतुलन बनाना है। सरल शब्दों में इसे ये कहेंगे कि हमें विकास की रफ्तार ऐसी रखनी है कि हमारी आज की भी ज़रूरतें पूरी हों, और हमारे फ्यूचर जनरेशन, भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को भी अनदेखा ना किया जाए, उन्हें भी ध्यान में रखा जाए। क्योंकि अगर सिर्फ हम आज की सोचेंगे तो शायद कल हमारा अंधकारमय हो जाएगा। इस संदर्भ में महात्मा गांधी, जो कि एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे, और उनकी खासियत ये थी कि वो जो भी प्रीच करते थे उसे अपने ज़िंदगी में फॉलो भी करते थे। उन्होंने कहा था, द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू मीट आवर नीड्स बट नॉट आवर ग्रीड। अर्थात हमारी माँ प्रकृति के पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम उतना ही खर्च करें जितनों की हमें ज़रूरत है। ये नहीं कि आज मेरे पास एक गाड़ी है तो कल को 2 गाड़ी, फिर 3 गाड़ी, फिर 4 गाड़ी, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। और आप जितनी ज़्यादा विलासिता की चीज़ें बढ़ाएंगे, वह प्रदूषण की मात्रा में हम बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। और ना केवल यही, अगर सपोज़ किसी के पास एक घर है तो हमें 4 घरों की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर रहना तो एक ही घर में है। और आपने सुना होगा कंक्रीट पॉल्यूशन, ये क्या है? अगर हम हर जगह भूमि को, मिट्टी को सीमेंट से ढक दे, कंक्रीट बिछा दे, तो फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु कहाँ रहेंगे? तो हमें एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि हम उतना खर्च करें, हम उतना यूज़ करें जितने की हमें ज़रूरत है। इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी पहल बताना चाहूँगी। सपोज़ एक ऑफिस में, एक लोकेलिटी से 5 से 6 आदमी जाते हैं, जिनका समय भी सेम है और उनका गंतव्य भी सेम है, और सभी अपनी अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं। तो आप देखिए कितना ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। तो वैसे में एक छोटी सी पहल करने की ज़रूरत है। एक आदमी एक दिन गाड़ी निकाले और बाकी सभी 4 या 5 आदमी उनके साथ वहीं जाएं। फिर दूसरे दिन दूसरा इंसान निकाले और बाकी सभी लोगों को वो कारपूल करे। तो हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हम अपनी तरफ से प्रदूषण को बचाने में,
पर्यावरण को बचाने में, प्रदूषण को रोकने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। हमारा पैसे भी इससे देखिए कितने फ़ायदे हैं। एक तो पेट्रोल की बचत होगी, समय की बचत तो है ही, और प्रदूषण भी रुकेगा। हम सभी जान रहे हैं पेट्रोल का जो संसाधन जो है वह सीमित है, वह असीमित नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम उतना ही पेट्रोल यूज़ करें ताकि हमारी भावी पीढ़ी कल को यह ना बोले कि मम्मी पापा ये पेट्रोल क्या चीज़ होती है। हमें उनके लिए भी बचा कर रखना है। ये प्रकृति ने जो हमें सब कुछ दिया है, हमें उसे एक धरोहर की तरह रखना है और अपनी भावी पीढ़ी को सौंपना है, तभी हमारी सफलता है। जी बिल्कुल, क्या खूब आपने कहा। एक बहुत बड़ा, जैसा कि हमने ये कहा था कि बहुत बड़ा चयन आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो इस पर सोचने की आवश्यकता है कि आखिर वैसा काम हम जरूर करें जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो सब कुछ मिले जिसका सुख सुविधा हमने लिया है। मैसेज क्या देना चाहेंगे पर्यावरण संरक्षण के प्रति? लोगों के बीच जागरूकता कैसे फैले, किस तरह ज़मीनी स्तर पर वो काम करे कि लोगों को लगे कि हाँ, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता है, छोटे छोटे से काम जो हमें डेली वो हम कर सकते हैं। देखिए राकेश जी, मैं जानती हूँ मेरे दर्शक बहुत ही जागरूक हैं और उन्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहराना चाहूँगी कि आज समय आ गया है कि RRR की नियम को हम अपने जीवन में लागू करें, उसे अपनाएं। RRR क्या है? RRR में 3 चीज़ें आती हैं: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। रिड्यूस यानी कि कम करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को नियंत्रित करना होगा, कम करना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमें उतना ही प्रयोग करना है जितने की वाकई में ज़रूरत है। जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें उसे नहीं करना है। सपोज़ कोई ऑफिस है जहाँ पे ऑफिस आवर के बाद भी बिजली जल रही है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं सारी वहाँ के जो मौजूद जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन सभी लाइट्स को बंद कर दे, क्योंकि जब जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं हो वह बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सबका ये सारे संसाधन हमारे सीमित हैं, तो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को बचाना भी उसे बढ़ाना है। दूसरा, रीयूज़। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सी ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसको हम दोबारा फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी इसके ज्वलंत उदाहरण थे। उनके ऑफिस में रोज़ाना हजारों चिट्ठियाँ आती थीं। वो क्या करते थे, उन चिट्ठियों को पढ़कर उसमें लगे पिन को निकालकर एक डब्बे में रख लेते थे और दोबारा उन पिन का इस्तेमाल करते थे। तो ये बड़ी ही बखूबी से, बड़ी ही सुंदरता से एक सामान से 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उनके जीवन का सलीका था, तरीका था कि वो दातुन से अपने दांत को साफ़ करते थे और साफ़ करने के बाद उन डंटियों को एक बक्से में, एक टोकरी में जमा करते थे और जब वो सूख जाती थी तो उसे जलावन के रूप में काम लाते थे। तो आप देखिए ये कितनी छोटी सी चीज़ है जिनका लोगों को ध्यान भी नहीं जाएगा, लेकिन हम प्रदूषण को कितने अच्छे से, कितनी बखूबी से और लकड़ियों के खपत को भी बचा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसी तरीके से आज हर घरों में पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए वाटर प्यूरिफायर लगा रहता है। उसके एक पाइप से पानी जो कि पीने योग्य नहीं होता है बाहर निकलता है, बर्बाद होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कि उस पाइप के नीचे एक बकेट, एक डोंगा लगा दें, पानियों को जमा करें और जब वो जमा हो जाए तो उनसे आप बर्तन धोएं। ठीक है, वो पीने योग्य नहीं है, लेकिन आप उनसे बर्तन धो सकते हैं, उसे पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, उनसे कपड़े धुल सकते हैं। तो हमारी छोटी सी पहल कितना अंतर ला सकती है। और तीसरा पॉइंट है रिसाइकिल। हम रोज़ाना ऐसी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनका प्रयोग हो जाने के बाद अगर रंग रूप चेंज कर दिया जाए तो वो दोबारा से फिर से यूज़ हो सकते हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, इन सब बातों का ख्याल रखना है, तो हम अपनी माँ प्रकृति के प्रति वाकई में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बर्ताव करेंगे और यही हमारा कर्तव्य है। जी बिल्कुल। अंत में मैं अपने दर्शकों का हौसला अफजाई करने के लिए यह शायरी बोलना चाहूँगी। कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या खूब,
बहुत अच्छी बातें आपने कही। और जैसा कि आपने कहा कि रिसाइकिल और जो भी ट्रिपल आर की आपने जिक्र किया, एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे नवयुवक हैं, जो युवा हैं, उनमें जागरूकता की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ना सिर्फ वो जागरूक होते हैं, औरों को भी जागरूक करने का काम करते हैं। रोज़ाना, हर सुबह, हर दिन अपने ही घरों में अगर आप छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, रिसाइकिल करके उन्हीं चीज़ों को दोहराकर दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इन छोटे छोटे को काम करके आप पर्यावरण के प्रति जागरूक पैदा कर सकते हैं और उससे संरक्षण भी कर सकते हैं। सुप्रिया जी, 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं सभी, कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जागरूकता भी फैलाई जाती है। हम जरूर चाहेंगे कि आने वाले 5 जून को जो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, समर्पित होता है पेड़ पौधों के प्रति, किस तरह लोग इसे मनाएं और एक तरह से एक बहुत ही बड़ा संदेश दें। हाँ, मैंने पहले भी इस बात को दोहराया, हमें छोटी सी पहल से शुरुआत करनी है। जैसे मेरे जहन में ये बात आई कि मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी, आप अपने जीवन के हर एक शुभ दिन के, जैसे आपका जन्मदिन है, आपका मैरिज एनिवर्सरी है, आपके यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो रहा है, उस दिन एक छोटा सा पौधा लगाएं। और ना केवल पौधे को लगाएं, बल्कि उसके पेड़ होने तक उसको संरक्षण भी दे, उसका ख्याल भी रखे। अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन एक एक पौधा भी लगाता है, तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारा देश का रंग रूप, हमारे देश का स्वरूप कितना बदल जाएगा और हम प्रदूषण को किस हद तक नियंत्रित कर पाएंगे। तो हमें बहुत बड़े बड़े भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी योजना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर से शुरुआत करनी है। और गांधी जी ने कहा था कि अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, किसी को संदेश देना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे फॉलो करो। तो मैं इस बात को बहुत फॉलो भी करती हूँ और मानती भी हूँ कि हम अगर किसी को लाख संदेश दें, लाख उपदेश दें, और मैं खुद ही उसको फॉलो ना करूं, तो फिर मेरा बोलना ये बेईमानी होगा और ये मेरी अंतरात्मा इसे नहीं स्वीकार करेगी। तो मेरा मानना है कि पहले हम खुद करें, हम अपने आप को सुधारें, हम अपने आप से शुरुआत करें, और देखिए दुनिया बदल जाएगी। कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा है, अकेले तो चले थे हम मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। जा, क्या खूब कहा आपने। सुप्रिया जी, एक बात और है कि आप एक प्रोफेसर हैं। हाँ। कई सारे छात्र छात्राओं से आपका मिलना होता है, लेक्चर भी आप देती होंगी, तो क्या लगता है कि पर्यावरण के प्रति उनमें जागरूकता किस तरह से दिखती हैं आप, जब उन्हें आप इस तरह की बातों को जिक्र करती है, या फिर इन सब बातों को देखते हैं कि पर्यावरण आज कहाँ जा रहा है और हमें क्या कुछ करने की आवश्यकता है, इसे लेकर आप? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाती हूँ। मैं टेक्स्ट की किताबें की बातें तो ज़रूर पढ़ाती हूँ, उसके साथ साथ हर क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कि 5 से 7 मिनट उन्हें ऐसी बातें भी बताऊं जो उनके व्यवहारिक जीवन में काम आए। जैसे मैं कहती हूँ, क्लासरूम में कोई भी कचरा मुझे नहीं दिखना चाहिए, और मैं खुद भी उनके सामने सपोज कोई कागज़ का टुकड़ा है तो उसे उठाकर डस्टबिन में डालो। तो मेरी बच्चियां जो हैं, मेरे स्पेशली मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ कि उन्हें पता है कि मैम को गंदगी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर कोई भी लड़की किसी प्रदूषण फैला रही है, कहीं भी गंदगी कर रही है, तो मैम इसे पसंद नहीं करेंगी। और अगर वो सफाई रखती हैं तो मैं उसकी बहुत सराहना करती हूँ। सभी को पता है, क्लासरूम ख़त्म होने के बाद, क्लास का टाइम ख़त्म होने के बाद पंखे को ऑफ कर देना है, स्विच ऑफ करके ही जाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। और मैं उन्हें कहती हूँ कि आपको कभी भी किसी भी बात का संशय हो, दुविधा हो, तो आप मेरे पास आए और खुल के बात करें। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए और कई सारी बातें और अपने अनुभव भी साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे खास कार्यक्रम आने के लिए। नमस्कार। तो डॉक्टर सुप्रिया सिंह हमारे बीच मौजूद थी, और पर्यावरण के प्रति ये कितनी जागरूक हैं और औरों के बीच कितनी जागरूकता फैला रही हैं, कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखा। हमारे कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से जरूर बताएं, और खत लिखने के लिए उठाएं कागज़ और कलम और लिखें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।